हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेबी के जो नए मार्जिन रूल्स अप्लाई हो गए हैं सितंबर 1 से। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, है ना। सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैश के लिए, इंट्राडे वालों के लिए एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूंगा कि ये चीज़ें बैक एंड में कैसे काम करती हैं, राइट। कि T+2 के रिगार्डिंग ही है ना सारा। आप देखोगे तो मोटा मोटा सारा T+2 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो उसका हम जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है T+2 सेटलमेंट का, वो भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी, जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप काम करते हो तो आपको एक अपफ्रंट मार्जिन जो है वो जमा कराना पड़ता है ना। उसके बाद ही आप ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा। अगर आपको उसको डिलीवरी में लेके जाना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक, तो आपको कुछ अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता था। लेकिन कैश सेगमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। कैश सेगमेंट में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो, राइट, तो आपको ऐसा कुछ नहीं था कि आपको आज ही आज कुछ ना कुछ देना है आपको। अगर आप आज शेयर उठा भी लो डिलीवरी में, तो ज़रूरी नहीं था कि आप पैसे आज ही दो, क्योंकि कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं थी अब तक कैश मार्केट में सेबी के द्वारा, राइट। लेकिन अब सेबी ने क्या कर दिया है कि आपको 20% जो है अपनी पूरी कॉस्ट का, जो शेयर्स की कॉस्ट है उसका, आज ही, ठीक है, जब आप बाय कर रहे हो तभी आपको जमा कराना पड़ेगा। मान लो आप 100 रुपए की चीज़ बाय करते थे, ऐसा होता था, ब्रोकर बोलता था कोई बात नहीं, आप आज बाय कर लो, आज के दिन टी वाले दिन T+1 को पैसे दे देना आप, ठीक है, T+2 आपके शेयर आ जाएंगे डीमेट अकाउंट में। बट अब ऐसा नहीं है, बोला 20 रुपये आपको पहले देने पड़ेंगे अब, ठीक है, उसके बाद ही बचे हुए 80 रुपये आपको सब्सीक्वेंट डे पे जमा कराने, यानी कि T+1 पे आप बचे हुए पैसे जमा करा सकते, जो कि पहले आप सारा पैसा अगले दिन जमा करा रहे थे। तो एक तो ये बड़ी चीज़ है, ये इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। ट्रेड कैन बी कैरिड आउट ओनली अगेंस्ट प्लेज्ड शेयर्स और कैश, ठीक है। तो अब जब भी आप कोई ट्रेड लोगे तो या तो वो कैश के अगेंस्ट होनी चाहिए या कोई शेयर्स आपको ऑलरेडी प्लेज्ड होने चाहिए। अब आप हवा में ट्रेड नहीं ले सकते कि आपने पहले खरीद लिए शेयर, ब्रोकर बोल रहा है कोई बात नहीं बाद में पैसे दो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जो ये प्लेज्ड शेयर्स होंगे ये आपके डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, आपके खुद के। अब तक क्या होता था, मान लो आपने कोई शेयर प्लेज किए, ब्रोकर क्या करता था, आपके डीमैट अकाउंट में से उठा के उन शेयर्स को अपने पूल अकाउंट में डाल देता था। पूल अकाउंट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है, पूल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख लो, आपके डीमैट अकाउंट में से निकाल के वो अपने पास रख लेता था, एंड वो उस बेस पे आपको मार्जिन प्रोवाइड कर देता था। बट अब से ऐसा नहीं होगा, ताकि वो मिसयूज ना कर सके, है ना। आपको तो ये लगेगा यार मेरे को तो उससे मतलब है, अपने मार्जिन से मतलब है। वो अगर ले भी जा रहा है अपने पूल अकाउंट में तो मुझे क्या, मुझे तो मार्जिन चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है। कार्वी के केस में जैसे हुआ था, उन्होंने प्लेज जो शेयर्स थे उसका काफ़ी मिसयूज़ किया था। तो उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में ही होने चाहिए जब प्लेज हो रहे हैं शेयर। एंड हमको यहाँ पे प्रोसेस बताइए कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले क्लाइंट है, मैं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, ठीक है। फिर मेरे को एक OTP आएगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, NSE की होगी या BSE की, कोई भी जहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से एक मेरे को OTP आएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर दी कि भाई मैंने एक प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट की है। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर को ना रीप्लेज करना पड़ेगा, जो शेयर जिसके लिए मैंने अपनी अथॉरिटी दी है उसको रीप्लेज करना पड़ेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, ताकि वो मार्जिन बेनिफिट उठा सके। एंड जो प्लेज शेयर्स होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे, उसके पास ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ और डिटेल में हमने डिस्कस कर ली। अब अ क्लाइंट हैज़ टू वेट फॉर अ ट्रांजेक्शन टू गेट सेटल्ड, यानी T+2 डेज बिफोर यूजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम इट, है ना। अब आप एक चीज़ समझो, T+2 सेटलमेंट में क्या होता है, तो मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। मान लो आज मंडे है, आपने बाय ऑर्डर डाल दिया रिलायंस का, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टी, मंडे हो गया टी डे। फिर आ गया T+1, ऑब्वियसली ट्यूसडे। और फिर आ गया T+2, फाइनल डेट हमारा जब डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि होगा वेडनेसडे। अब ऐसा होता था, मान लो आपने शेयर खरीदा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, पहले आप ट्यूसडे को उस शेयर को बेच भी सकते थे। अब तक ऐसा हो रहा था। और आपने देखा भी होगा, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो तो अगर आपने मंडे को बाय किया ना शेयर, तो वो तो आपकी होल्डिंग्स में दिखाता ही था ना। ऐसा तो है नहीं कि वो परसों दिखाता था होल्डिंग्स में, वो आपको बीच में भी दिखाता था, ट्यूसडे को भी दिखा रहा था, वेडनेसडे को तो दिखाएगा ही। तो आप क्या कर सकते थे, पहले मंडे को खरीदी हुई चीज़ को ट्यूसडे को बेच सकते थे, टी वाली चीज़ को T+1 पे बेच सकते थे। बट अब से ऐसा नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीट साइकिल पूरी नहीं हो जाती ना सेटलमेंट की। अब मेरी बात समझे, जब तक प्रॉपरली T+2 वाले दिन आपके डीमैट अकाउंट में खरीदा हुआ शेयर आ नहीं जाता, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। तो एक चीज़ हमने पॉइंट यहाँ से कवर कर लिया।
अच्छा, एक चीज़ और, इंट्राडे प्रॉफिट कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड टू एंटर न्यू ट्रेड्स। मान लो आज मैंने सौदा किया, ठीक है, 10 बजे मैंने सौदा किया, मान लो मेरे पास 100 रुपये थे अकाउंट में, मैंने सौदा करने के बाद 20 रुपये कमाए, तो मेरे अकाउंट में 120 हो गए। तो अगर अब मुझे आज कोई ट्रेड लेनी है या मुझे कोई शेयर खरीदना है या और मुझे और दोबारा इंट्राडे में कोई ट्रेड करनी है, कुछ भी काम करना है मुझे, तो मैं 120 रुपये से नहीं कर पाऊंगा, मैं उन 100 रुपये से ही कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो 20 रुपये मैंने आज कमाए हैं ना, वो परसों जाके मेरे अकाउंट में एक्चुअली रियलाइज होंगे, एक्चुअली में मेरे खाते में परसों आएंगे, कल भी नहीं यूज़ कर सकता मैं। अब आप समझे मेरी बात? तो इंट्राडे में जो आप आज प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको आप ना आज यूज़ कर सकते हो ना कल यूज़ कर सकते हो, ओनली ऑन T+2 वाले दिन आप उसको यूज़ कर पाओगे। एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, सेल प्रोसीड्स, यानी कि आपने अपनी होल्डिंग्स में से शेयर बेचा, राइट? तो उसमें से आप जो शेयर बेच के आपको पैसे आए ना, उसको आप नई पोजीशंस बनाने के लिए तभी यूज़ कर सकते हो अगर जो शेयर आपने बेचे वो आप अर्ली पे इन कर दो। अर्ली पे इन मतलब जब आपने बेचा उसी दिन आपने ब्रोकर के पूल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिए। पहले ऐसा होता था, अगर आपने शेयर बेचा भी है ना, तो ज़रूरी नहीं होता था कि आपको आज के आज ही ब्रोकर के पूल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करना है, आप कल भी कर सकते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आज उन शेयर्स को बेच के कोई पोजीशन बनानी है और एक और नई, मान लो रिलायंस है आपके पास, एक पड़ा हुआ है, आप चाहते हो यार रिलायंस में आज बेच दूं, मेरे को बजाज चाहिए, ठीक है, रिलायंस आपने बेच दिया, लेकिन आप बोलते हो कि जो पैसे हैं वो तो मुझे मिल जाए, पर रिलायंस का शेयर मैं भी अपने डीमैट में रखना चाहता हूँ, मैं कल इसको निकालूंगा या कल मैं पूल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाऊंगा ब्रोकर के। अब से ऐसा नहीं होगा, ब्रोकर के पूल अकाउंट में आपको उसी दिन ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे अगर आपको नई पोजीशन बनानी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्शन सेल क्रेडिट कैन बी यूज्ड ओनली टू बाय ऑप्शंस ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, that is you can exit a buy option and enter into fresh buy option the same day but cannot sell an option till T+1। अच्छा, अब थोड़ी सी इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। आज मंडे है, आप एग्जांपल सपोज करो आज मंडे है, आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, आपने पिछले हफ्ते का ले रखा है, आपके पास पड़ा हुआ है, खरीदा है आपने, ठीक है, आप बाय साइड में वो खरीद रखा है आपने। अब वो ऑप्शन मान लो आज आप सेल करते हो, ठीक है, उस ऑप्शन को आपने आज स्क्वायर ऑफ कर दिया, सेल भी नहीं स्क्वायर ऑफ कर दिया आपने, तो आपके पास पैसे आ गए, चाहे लॉस हुआ है चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी हुआ है, अगर आप जीरो नहीं हुआ है प्रीमियम, तो आपको कुछ पैसे तो आए ना, आपने स्क्वायर ऑफ किया तो वो जो पैसे आपके पास आए, आपका पड़ा हुआ जो ऑप्शन था उसको बेचने के बाद, तो उन पैसों से आप नया ऑप्शन खरीद सकते हो, उसी दिन मंडे वाले दिन ही खरीद सकते हो आप। बट उस दिन जो आपने मंडे को ऑप्शन खरीदा ना, उसको आप अगले दिन ट्यूसडे को नहीं बेच सकते, फिर उस वो आप वेडनेसडे को ही बेचना पड़ेगा। फिर वेडनेसडे को आपने वो ऑप्शन बेच दिया, तो उस दिन वेडनेसडे के दिन आप नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, बट जो नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा उसको आप अगले दिन थर्सडे वाले दिन नहीं बेच सकते, उसको आपको फ्राइडे के दिन बेचना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो आप जो ऑप्शन लोगे आपको नेक्स्ट वीक का लेना पड़ेगा। तो जो आप BTST ट्रेड्स लेते हो ना, उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है उसका 60% ही आप यूज कर सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए। आपने आज ही खरीदा आज ही बेचा, तो उसकी जो टोटल ट्रेड वैल्यू आपकी बन के आती है उसका सिर्फ 60% यूज कर सकते हो आप नई पोजीशन बनाने के लिए, जब आपने शेयर अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया है जो आपने सुबह खरीदा था। अच्छा, अब जो लोग इंट्राडे में कैश में काम करते हैं उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो आपके ब्रोकर्स आपको बेशक 20 गुना 25 गुना लीवरेज मार्जिन में दे रहे थे, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब मान लो आप बजाज फाइनेंस में एक में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अभी वैल्यू चल रही है 3600 रुपये मान लेते हैं, तो आप NSE की वेबसाइट पे यहाँ पे चेक करेंगे तो इंट्राडे का यहाँ पे लिखा है मार्जिन एप्लीकेबल मार्जिन रेट इज़ 40। तो इसमें से आप एडहॉक को हटा दो, एडहॉक तो अब भी ब्रोकर मैनेज कर लेगा, बट आपको VAR मार्जिन प्लस ELR मार्जिन, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सट्रीम लॉस रेट, ये दोनों प्लस कर लो आप, ठीक है, कितना बनता है 27-28 के करीब। तो 100 रुपये की चीज़ है तो आपको 27-28 रुपये आपको इंट्राडे में मार्जिन जमा कराना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो वो दिन गए जब ब्रोकर आपको बोलता था कि आप 100 रुपये की चीज़ है, आप 1 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो और आप 100 रुपये की चीज़ खरीद लो। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कुछ भी खरीदना है ना, तो आपको पहले मार्जिन देखना पड़ेगा भी मुझे कितना देना है, और वो एटलीस्ट 25-30-40% तक भी हो सकता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे पूरा ही ले रहा है फिर तो वो 40 भी लेगा, 100 में से 40 ले लेगा, बोलेगा लो जी 40 रुपये दो, पहले 100 रुपये की चीज़ लो। पहले क्या होता था, बोलता था 10 रुपये दे दो 100 की चीज़ ले लो, ये सिस्टम चल रहा था पहले। अब से ये चीज़ भी बंद हो गई है।
तो एक बार मैं अब आपको बेसिक जो वर्किंग होती है T+2 की, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे काम होता है, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ ये मैंने डिटेल में कवर किया है अपने T+2 वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड आई कार्ड में। इसमें मैं जस्ट आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें आपको पता होंगी। क्रेडिट मतलब आपके खाते में शेयर आ गए, डेबिट मतलब आपके खाते से शेयर निकल गए। डिपॉजिटरी का पूल अकाउंट हो गया, या जो ब्रोकर होता है, हर ब्रोकर को CDSL या फिर NSDL के साथ अपना एक पूल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, राइट। जिसकी हमने अभी जो हमने वो आर्टिकल देखे उसमें बात की थी। जब प्लेज होंगे आपके शेयर तो वो पहले ब्रोकर के पूल अकाउंट में चले जाते थे, ब्रोकर अपने पूल अकाउंट में ले लेता था, बट अब से ऐसा नहीं होगा। क्लियरिंग बैंक एंड मेंबर्स, यानी ब्रोकर का जो बैंक अकाउंट है और ब्रोकर का अकाउंट जो क्लियरिंग हाउस के साथ है, जैसे बैंक्स के क्लियरिंग हाउस होते हैं वैसे ही ब्रोकर का भी क्लियरिंग हाउस होता है। अच्छा, अब हर स्टॉक एक्सचेंज का अपनी क्लियरिंग कॉरपोरेशन होती है, जैसे कि ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इसका नाम है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी अपनी NSE क्लियरिंग करके एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। तो ब्रोकर को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ भी एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। एक अकाउंट ब्रोकर को बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ मेंटेन करना पड़ता है, एंड एक डिपॉजिटरी CDSL NSDL के साथ। तो ये तीन अकाउंट्स ब्रोकर को मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपने शेयर खरीदा है तो क्या होगा। तो आपने टी वाले दिन, टी डेट को आपने शेयर खरीदा, मनी आपके अकाउंट से डेबिट हो गई, ठीक है, रुपए आपके अकाउंट से कट कट जाएंगे। आप शेयर खरीदोगे, पैसे कटेंगे ना। T+1 वाले दिन जो वो पैसे हैं जो आपने शेयर खरीदने के लिए दिए हैं, वो अपस्टॉक्स का जो बैंक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में दो ब्रोकर्स ले रहा हूँ, अपस्टॉक्स और जीरोधा। सेलर का अकाउंट जीरोधा है, खरीदने वाले का अपस्टॉक्स है। तो सबसे पहले डेबिट हुए पैसे क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू क्लियरिंग बैंक के पास आए, अपस्टॉक्स का खुद का बैंक अकाउंट, HDFC के साथ हो सकता है, ICICI के साथ हो सकता है, कोई भी बैंक अकाउंट। और T+2 वाले दिन वो चले जाएंगे जीरोधा के क्लियरिंग बैंक के पास। जीरोधा का बैंक अकाउंट है मान लो ICICI में, तो वो ICICI में चले जाएंगे, HDFC टू ICICI, अपस्टॉक्स टू जीरोधा, राइट। और फिर फाइनली T+2 वाले दिन ही वो जो मनी है, जो मनी यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है, फाइनली सेलर के पास चली जाएगी। अब शेयर कैसे जाएंगे, सेलर आपको शेयर बेच रहा है, तो उसने टी वाले दिन सेल की रिक्वेस्ट डाली, तो शेयर जीरोधा उसका जो ब्रोकर है उसके क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू आ जाएंगे जीरोधा के पूल अकाउंट में, जो कि जीरोधा की डिपॉजिटरी का पूल अकाउंट है, CDSL NSDL, राइट। और T+2 वाले दिन वो शेयर जो है वो अपस्टॉक्स के पूल अकाउंट में आ जाएंगे। अपस्टॉक्स का पूल अकाउंट CDSL है, हमको पता है। फिर फाइनली वो शेयर T+2 वाले दिन पर ही अपस्टॉक्स के पूल अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है। और डिटेल में आपको और बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ समझना है तो वो आप T+2 वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।